जय हिंद आप सभी को। देखिए, ये हमारी एमपी पटवारी 2023 के लिए सामान्य प्रबंधन जो एक नया विषय आया हुआ है उसके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। इसके पहले हमने 2 प्रैक्टिस सेट सेगमेंट करा दिया है और इस प्रैक्टिस सेट नंबर 3 से हम स्टार्ट कर रहे हैं सामान्य प्रबंधन के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वो भी वन लाइनर फैक्ट के रूप में। इन क्वेश्चनों को, ये वो क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में तो आए हुए हैं व्यापम के ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 में, और इस बार एमपी पटवारी और व्यापम के ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 में आने की पूरी संभावनाएं हैं इन क्वेश्चनों की। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आपको देखना है क्योंकि चीज़ें स्किप ना हो। और उसके पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये जो अपना सेगमेंट रहेगा यानी कि आपका वन लाइनर फैक्ट का, तो टॉप 500 क्वेश्चंस हमने रखे हैं, लेकिन टॉप 500 क्वेश्चन का ये पार्ट नंबर 1 है जिसमें हम लगभग 50 से 55 क्वेश्चन पार्ट नंबर 1 में देखेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, शुरू से लेकर अंत तक आपको देखना है। पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं बिना देर किए हुए कि परिसंपत्ति एवं देनदारियों का विवरण किस में लिखा है। यानी कोई भी किसी को आपने कुछ दिया है या फिर कोई ऐसी परिसंपत्ति है, दूसरों के पास आपकी संपत्ति रखी हुई है, तो उसका विवरण कहाँ लिखते हैं सामान्य प्रबंधन में? तो तुलन पत्र में लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं? तुलन पत्र में। ठीक है, जो पहले के ज़माने में मुंशी लोग यही काम करते थे। ठीक, अगला है कि प्रबंध का विशिष्ट अध्ययन इसे क्या बनाता है? तो प्रबंध का जो विशिष्ट अध्ययन इसे एक पेशा बनाता है, यानी कि एक प्रोफेशन की तरह बना देता है प्रबंधन। ठीक है, अगला है कि चुने हुए विकल्पों में से किसी एक के संबंध में निर्णय करना क्या कहलाता है? अगर आप बहुत सारे विकल्प लिए हो प्रबंधन के लिए लेकिन एक को चुनना है तो क्या कहलाएगा? वो निर्णयन कहलाएगा। ठीक, अगला है कि नेतृत्व की कल्पना किसके अभाव में कठिन होती है? लीडरशिप की कल्पना आप नहीं कर सकते हैं जब तक अनुयायियों के अभाव में। कहने का मतलब ये कि लीडर तभी बनता है, अगर कोई नेता नेतृत्व तभी करेगा जब उसके पास क्या हो? अनुयायी हों, उसको चाहने वाले, उसके सपोर्टर हों। ठीक है, जय जयकार करते रहें। अगला है कि प्रशिक्षण से किस में वृद्धि होती है? तो प्रशिक्षण अगर आपको अच्छा मिला है ना, तो मैनेजमेंट के सिलसिले में आपका मनोबल बढ़ता है और कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ठीक है, अगला है कि भावी कर्मचारियों की खोज किस प्रक्रिया में की जाती है? तो आने वाले कर्मचारी, अगर आप नए एम्प्लॉय रख रहे हो तो कैसी प्रक्रिया है? तो एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस होती है जिसको आप भर्ती प्रक्रिया बोलते हो। ठीक है, अगला है किसी ठेकेदार के माध्यम से भर्ती हो तो वह क्या कहलाती है? देखो, अगर कोई ठेकेदार आप भर्ती करता है तो उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस पर, तो प्रत्यक्ष भर्ती होगी वो। ठीक है, अगला है कि क्या प्रबंध प्राकृतिक विज्ञान की भांति एक निश्चित विज्ञान है या नहीं? यानी प्रबंधन जो है जैसे नेचुरल साइंस है उसी की तरह एक विज्ञान है कि नहीं है? तो ये एक निश्चित विज्ञान नहीं है, याद रखना, प्राकृतिक विज्ञान की तरह नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री कार्यालय किस प्रकार का अभिकरण माना जाता है? तो प्रधानमंत्री कार्यालय एक स्टाफ अभिकरण है, यानी उसमें बहुत सारे लोग स्टाफ के रूप में रहते हैं कार्यालय में। ठीक है, अगला है कि जब कोई कंपनी हानिग्रस्त होती है तो वह बांड धारकों को बांड पर ब्याज का भुगतान करना अनिवार्य है नहीं? तो अनिवार्य नहीं है। अगर मान लो कोई कंपनी आपकी लॉस में जा रही तो जो उसके बॉन्ड धारक होंगे वो उनको भुगतान करना अनिवार्य नहीं है। ठीक है, अगला है कि निर्देशन के किस सिद्धांत के अनुसार कर्मचारियों को निर्देशन केवल एक वरिष्ठ अधिकारी से प्राप्त होना चाहिए? तो एकात्मकता का सिद्धांत। कहने का मतलब, अगर कोई कंपनी है उसमें से निर्देशन का एक सिद्धांत ऐसा होता है कि सबसे बड़ा डायरेक्टर होगा ना, अगर वही केवल अधिकारियों को निर्देश देगा सबको और उसी का निर्देश एक मान यानी सर्वमान्य होगा तो उसे बोलते हैं यूनिटी का सिद्धांत या एकात्मकता, और ये ज़रूरी है किसी भी क्षेत्र में। ठीक है, अगला है कि पदोन्नति को रोकना किस प्रकार का अभिप्रेषण का हिस्सा है? तो अगर आप किसी का प्रमोशन रोक रहे हो ना, आप बड़े पद पे हो, तो उसे बोलते हैं नकारात्मक अभिप्रेषण, यानी हम नकारात्मक कार्य कर रहे हो। ठीक है, अगला है कि विभिन्न वित्तीय आंकड़ों का तुलनात्मक प्रस्तुतिकरण क्या कहलाता है? तो विभिन्न वित्तीय आंकड़ों का जो प्रस्तुतिकरण है, यानी कि आप किसी में कंपैरिजन कर रहे हो विभिन्न आंकड़ों में, जैसे किसी के सब्सक्राइबर और किसी के सब्सक्राइबर में आप आजकल तुलना कर देते हो, तो ये सब क्या है? एक प्रकार का वित्तीय विवरण का विश्लेषण है। अगर ये काम पैसे के रूप में किया जाए तो एक वित्तीय विवरण का क्या है? अवशेषण, विश्लेषण। ठीक है, अगला है कि लोक लेखा समिति किस प्रकार की समिति है? तो एक महालेखा परीक्षक और नियंत्रक की समिति जो कैग होता है भारत का, तो एक नियंत्रक समिति है लोक लेखा। ठीक है, जो जांच करती है आपकी कंपनी की ऑडिट। अगला है कि लोक सेवा समिति किस
पर नियंत्रण रखती है? तो लोक लेखा होगा, सेवा नहीं। तो लोक लेखा समिति जो है ना, सार्वजनिक वित्त यानी कि ऐसी चीज़ें जो आपकी या तो गवर्नमेंट है या फिर ऑटोनॉमस चीज़ें, जैसे महारत्ना कंपनी हो गई या फिर कोई सरकारी हॉस्पिटल वगैरह हो गया, तो उन सब पे नियंत्रण रखती है, प्राइवेट में नियंत्रण नहीं रखती है। अगला है कि प्रबंधकों के प्रशिक्षण एवं विकास में कौन सहायक है? तो संगठन बहुत सहायक होता है कोई भी मैनेजर और उसके प्रबंधक और विकास में, है ना। अगला है कि जहाँ एक लेखा कर्म समाप्त होता है वो क्या आता है? तो कहीं भी अगर आप लेखा कर्म यानी लिखने वाला अगर कोई आप सीट बना रहे हो अकाउंट की, वो समाप्त होगा तो वहाँ पे फिर क्या आएगा? अंकेक्षण आएगा, यानी कि आप अंकों को फिल करोगे, ठीक है। अगला है कि अनौपचारिक संगठन में सत्ता का प्रभाव किस ओर चलता है? तो नीचे से ऊपर की ओर चलता है। अगर मान लीजिए कोई ऐसा संगठन है जो औपचारिक नहीं है, अनौपचारिक है, तो सत्ता का जो प्रभाव है ना, नीचे से ऊपर योग चलेगा, यानी सबसे छोटे को पहले दो, फिर ऊपर। अगर देखो कॉल सेंटर इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। कॉल सेंटर में आप कॉल करोगे, सबसे पहले जूनियर उठाएगा, फिर अपने सीनियर को ट्रांसफ़र करेगा, फिर वो सीनियर को करेगा, अगर उससे मैटर नहीं संभला, तो वही है अनौपचारिक, ठीक है। अगला है कि औपचारिक संगठन में सत्ता का प्रभाव कैसा होता है? तो ऊपर से लेकर नीचे की ओर चलता है। अब औपचारिक का मतलब समझो, आप कहीं फ़ोन किए तो सबसे बड़ा अधिकारी फ़ोन उठाया, उठाने के बाद जो भी आपकी दिक्कतें हुई उसको दे दिया कि भाई छोटे वाले अपने जूनियर को दे दिया कि इसको सॉल्व करो, तो औपचारिक हो गया, उल्टा। अगला है कि सत्ता का एक स्थान पर सीमित कर न रहना बल्कि इसका हस्तांतरण होना क्या कहलाता है? सत्ता अगर एक स्थान यानी एक आदमी के मुट्ठी पे ना रही और सबके पास रही तो इसका सत्ता का प्रत्यायोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? सत्ता का प्रत्यायोजन। अगला है कि प्रबंधकीय कार्यों के लिए मंच कौन तैयार करता है? तो प्रबंधकीय कार्यों के लिए एक संगठन ही मंच तैयार करता है। 23वां है कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के तत्वों, विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान क्या कहलाता है? अगर दो से अधिक व्यक्ति हैं वो अपने विचारों का आदान प्रदान करें तो उसे बोलते हैं संप्रेषण। क्या बोलते हैं? संप्रेषण। अगर आप किसी को फ़ोन करते हो ना, फ़ोन करके उसकी सूचना लेते हो, उसका हाल लेते हो और अपना हाल सुनाते हो, तो संप्रेषण है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 25वां नंबर कि सब एक के लिए और एक सब के लिए क्या दर्शाता है? ये एक सामूहिक उत्तरदायी होता है। जैसे अपना भारत है, भारत में भारत का संविधान जनता के लिए, जनता के द्वारा है और जनता के द्वारा ही और जनता के लिए है। तो ये क्या है? सामूहिक आपका उत्तरदायित्व है कि भारत की संपत्ति की रक्षा सबके लिए है, संपत्ति भारत की सार्वजनिक, ठीक है। अगला है कि अचानक से किया गया परीक्षण किसका एक रूप है? तो ये नियंत्रण का है। देखो अचानक से अगर कोई परीक्षण कर रहे हो तो आप नियंत्रण कर रहे हो। कहते हैं ना कि अचानक से आ गए ऑडिट करने, किसी मंत्री जी आ गए किसी हॉस्पिटल में, सब क्या है? अचानक से नियंत्रण है। अगला है कि विज्ञापन भर्ती का कौन सा स्रोत है? तो देखो अगर आप किसी को ले रहे हो, रिक्रूटमेंट प्रोसेस यानी भर्ती निकाल रहे हो अपनी कंपनी में, तो एक बाह्य स्रोत होता है, विज्ञापन डाल दो अखबारों में, ठीक है। अगला है कि सर्वप्रथम प्रशासन और प्रबंधन में किसने अंतर स्पष्ट किया? यानी प्रशासन और प्रबंधन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। देखो प्रबंधन होता है मैनेजमेंट और प्रशासन होता है एडमिनिस्ट्रेशन। तो इन दोनों में अंतर क्या है, ये स्पष्ट किया है ओलिवियर सेल्डन ने। ओलिवियर सेल्डन नामक व्यक्ति ने स्पष्ट किया है। अगला है कि व्यवसाय की सफलता या असफलता के लिए कौन उत्तरदायी रहता है? तो व्यवसाय, आपका व्यापार सफल होगा असफल, इसके लिए प्रबंधक यानी मैनेजमेंट यानी मैनेजर ही उत्तरदायी, रिस्पॉन्सिबल होता है। अगला है कि प्रबंध की संपूर्ण ढांचे की नींव क्या है? तो प्रबंध की संपूर्ण ढांचे की नींव संगठन है, संगठन पे टिका होता है पूरा प्रबंध। अगला है कि चयन प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या है? रिक्रूटमेंट प्रोसेस अगर एम्प्लॉय रख रहे हो तो अंतिम प्रकरण प्रत्यादेश है, ठीक है। 32वां क्वेश्चन है कि किस सिद्धांत में संगठन का आकार पिरामिड की तरह दिखाई देता है? पिरामिड की तरह पाद सोपान सिद्धांत में संगठन का आकार पिरामिड जैसा दिखाई देता है। 33वां क्वेश्चन है कि जब संस्था की भविष्य में आय निश्चित या अनिश्चित, नियमित या अनियमित क्रिया, ऋणात्मक पत्र या बॉन्ड देखना है तो कार्य योजना के अनुसार चल रहा कि नहीं, किसका कार्य है? तो नियंत्रक का है। जितने भी कार्य है वो मैनेजमेंट या कंट्रोलर ही देखता है, ठीक है, कि क्या बॉन्ड चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कंट्रोलर ये चीज़ करता है। अगला है कि राष्ट्र हित के स्थान पर स्थानीय हित किस व्यवस्था को दर्शाता है? यानी कि आप राष्ट्र के हित के लिए, अपने खुद के हित के लिए कोई काम करो तो ये विकेंद्रीकृत व्यवस्था है। कैसी है? विकेंद्रीकृत, बट जाना, ठीक है। अगला है कि भविष्य की क्रिया का वर्तमान में अनुमान लगाना क्या कहलाता है? यानी भविष्य में ऐसा होगा उसको आप वर्तमान में ही प्रेडिक्शन कर रहे हो तो एक नियोजन है। क्या है? नियोजन, ठीक है। जैसे सबसे अच्छा उदाहरण मैं आपको नियोजन का देता हूँ, परिवार नियोजन। देखिए भविष्य में जनसंख्या न बढ़ जाए इसलिए परिवार नियोजन लेके आए थे, जनसंख्या कम हो भारत में, ठीक है। अगला है कि
क्रियात्मक फोरमैनशिप का सिद्धांत किसने दिया? तो टेलर ने दिया है। अर्थशास्त्र का आई थिंक इनको सॉरी इन्हें मैनेजमेंट का जनक भी बोला जाता है और ये टेलर ही हैं जो क्रियात्मक फोरमैनशिप का सिद्धांत दिए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पर्यवेक्षी प्रबंधक प्रबंधक के किस स्तर का होता है? यानी कोई पर्यवेक्षी प्रबंधक है, प्रबंधक का सबसे निचले स्तर का होता है। सबसे निचला जो होता है पर्यवेक्षी प्रबंधक होता है। ठीक है, अगला है कि पर्यवेक्षी प्रबंधकों को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो प्रथम श्रेणी के प्रबंधक भी बोलते हैं पर्यवेक्षी को। ठीक है, सबसे निचले स्तर के। अगला क्वेश्चन है कि तकनीकी तथा नैतिक मानदंडों के अनुसार कार्य करता है। तो प्रबंध यानी मैनेजमेंट ही है, तकनीकी तथा नैतिक मानदंडों के अनुसार कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे, कार्य शासकीय हो या अशासकीय किसके अभाव में सफल नहीं होता? कार्य सरकारी या फिर प्राइवेट हो, लेकिन अगर संगठन नहीं है, संगठन का अभाव है तो सफल कभी नहीं होगा। हर काम के लिए संगठन जरूरी है और संगठन लोगों से बनता है। ठीक है, उसमें से एक लीडर भी होना चाहिए, मैनेजर होना चाहिए। अगला है कि संगठन प्रशासन की कौन सी क्रिया है? तो संगठन जो है पूर्व क्रिया कहलाती है प्रशासन की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किसी संगठन में निर्णय के केंद्र जितने कम होंगे उतना ही अधिक कार्य क्या माना जाएगा? तो विकेंद्रीकरण संगठन, यानी कि आपके पास कोई अगर संगठन है उसके मालिक कम होंगे, यानी निर्णय लेने वाले जब कम होंगे ना, तो मार्गदर्शन अच्छे तरीके से होगा। ठीक है, पथ का प्रदर्शन। अगला है किसी भी कार्य को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए क्या आवश्यक है? तो संगठन बहुत आवश्यक है किसी भी कार्य को सुचारू रूप से करने के लिए। 44वां क्वेश्चन है समन्वय करना किसके कार्यों में सम्मिलित है? तो प्रबंध यानी मैनेजमेंट में समन्वय होना चाहिए। अगला है कि प्रबंध किसी संस्था, व्यक्ति, देश या समाज तक सीमित नहीं है। यह प्रबंध की कौन सी विशेषता है? देखो, प्रबंध जो है इसका कोई क्षेत्र ही नहीं है, असीमित है। किसी भी क्षेत्र में, किसी भी देश में या पूरे विश्व का प्रबंध हो सकता है। तो ये सार्वभौमिक है, याद रखना। ये जो है सार्वभौमिक विशेषता है इसकी कि हर जगह हो सकता है, बड़े से बड़े स्तर पे। पूरे महाद्वीप का एक प्रबंध हो सकता है, पूरे देश का एक हो सकता है, किसी संस्था का एक हो सकता है, छोटा या बड़ा कहीं भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि किसी कर्मचारी का वेतन रोकना किस प्रकार की अविश्लेषणा आता है? तो अगर किसी कर्मचारी का वेतन रोक रहे हो तो ये ऋणात्मक अविश्लेषणा है। ठीक है, अगला है कि सभी पक्षकारों को वास्तविक परिणामों से अवगत कराना किसका उद्देश्य है? तो लेखांकन का है। देखो क्या हो रहा है, घाटा है, फायदा है, तो लेखांकन का कार्य है कि सभी पक्षकारों को वास्तविक परिणाम दिखा देना। अगला क्वेश्चन है कि अंश यानी शेयर जो होता है कितने प्रकार के होते हैं? शेयर होते हैं कंपनी में, बहुत सारे शेयर धारक होते हैं, तो दो प्रकार के शेयर होते हैं, एक समता और एक साधारण अंश, और एक होता है पूर्वाधिकार अंश। ठीक है, तो दो शेयर हैं। अगला है प्रशासन के ढांचे का निर्माण किस प्रकार की प्रणाली से होता है? तो प्रशासन का जो ढांचा बनता है ना, ये पद सोपान प्रणाली से होता है। पद सोपान मतलब देखो कोई भी प्रशासन है, जैसे मान लो पुलिस प्रशासन है, तो पद सोपान का मतलब सबसे बड़ा मुखिया डीजीपी, फिर उससे छोटा एडीजी, डीआईजी, आईजी, है ना, एसीपी, सीपी, एसीपी, ये सब होते होते आपके कांस्टेबल तक आते हैं। तो ये पद सोपान प्रशासनिक ढांचे की चीज़ें हैं। अगला है कि उर्विक के अनुसार संगठन के कितने सिद्धांत हैं? तो उर्विक एक व्यक्ति हैं जिनके अनुसार 8 सिद्धांत संगठन के दिए गए हैं। आर गुलिक के अनुसार संगठन के सिद्धांत 10 दिए गए हैं, ये भी याद रखना। अगला है किसी लक्ष्य या लक्ष्यों के समूह की ओर निर्देशित क्रियाओं के संतुलन बनाए रखना क्या कहलाता है? तो नियंत्रण कहलाता है। अगर आप संतुलन बना रहे हो लक्ष्यों को लेकर तो नियंत्रण ही है। अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक मनोवैज्ञानिक संगठन किस प्रकार के संगठन है? तो कोई सामाजिक या मनोवैज्ञानिक संगठन जो है अनौपचारिक है। कैसे हैं? अनौपचारिक। लेकिन रचनात्मक कार्यात्मक संगठन जो है ना औपचारिक हैं। कैसे हैं? औपचारिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि संगठन का अर्थ है कर्मचारियों की व्यवस्था करना ताकि कार्य और उत्तरदायित्व के उचित विभाजन के द्वारा निर्देशित उद्देश्यों को सरलतापूर्वक प्राप्त किया जा सके। किसका कथन है? तो जॉन एम गॉस ने बोला है ये कथन। जॉन एम गॉस ने बोला है कि संगठन वो है जहां आप कर्मचारियों की व्यवस्था करो, उनके खाने पीने की, उसके अलावा उनका उत्तरदायित्व क्या है उनको भी देखो, उनके उद्देश्यों को सरलता से पूर्ण कराओ, क्या कमी है, क्या इक्विपमेंट चाहिए, ये सब चीज़ें संगठन का एक क्या है? अर्थ है। और ये चीज़ें बोला है जॉन एम गॉस ने। ठीक है, 55वां देखेंगे कि नकारात्मक अवक्रिया का उद्देश्य क्या है? तो भय से अप्रेरित, यानी भय से होने वाली कोई अवक्रिया कि आप बिजनेस में लॉस खा जाओगे, मैनेजमेंट अगर ये सोचेगा मैनेजर, तो ये नकारात्मक अवक्रिया है। ठीक है, 56वां है लास्ट है आज का, इस पार्ट का, पार्ट नंबर 1 का, क्योंकि यहाँ पे 550 क्वेश्चन हम पूरे करेंगे। पार्ट नंबर 1 में 55-56 क्वेश्चन लिया है अपन ने।
प्रबंधकीय कार्यों की सफलता कुशल संचार पर निर्भर करती है, कथन किसका है? तो ये थियो हेमन एक व्यक्ति हैं जिनने वाला प्रबंधकीय कार्य जो है कि सफलता निर्भर करती है कितना अच्छा आप कुशल संचार करते हैं, यानी एक दूसरे से वातावरण कैसा बनाते हैं। ठीक है, तो ये था आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 सामान्य प्रबंधन एमपी पटवारी का। ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा, चीज़ें समझ में आई कि नहीं आई? बेसिक सा आपको इन प्रैक्टिस सेट से ये भी पता चलेगा कि प्रबंधन में कितना पढ़ना है। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा है तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।